एक गांव में अर्जुन अपनी माँ के साथ झोपड़ी में रहता था। अर्जुन की माँ दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करके अर्जुन का पालन पोषण करती। वही अर्जुन मन लगाकर पढ़ता और साथ ही उसे फूल पौधे लगाने का बहुत शौक था। माँ, ये देखो, मैं एक नया फूल का पौधा लाया हूँ। मैं इसे घर के बाहर लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, लगा दे। देखना, तू एक दिन अपने घर के बाहर फूलों का बागीचा तैयार कर देगा। हाँ माँ, मैं जब भी कोई नया पौधा देखता हूँ तो मेरा मन करता है ये पौधा मैं अपने घर के बाहर लगाऊं। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधे लगाने से तो प्रकृति पवित्र रहती है। यह सुनकर अब अर्जुन जब भी कोई नया पौधा लगा देखता तो उसकी एक कली लाकर अपने घर के बाहर लगा देता। इस तरह धीरे धीरे उसका पूरा बागीचा तैयार हो जाता है और उसमें ढेर सारे फूल रोज लगते थे। तभी उसकी पड़ोसी शकुंतला आती है। क्या अर्जुन, ये फूलों का बागीचा तैयार करके फूल बेचेगा क्या? इतना कहकर वो चली जाती है। अरे हाँ माँ, ये विचार तो बहुत अच्छा है। अगली सुबह ही अर्जुन सारे फूल तोड़कर मंदिर के बाहर बेच देता तो कभी सजावट के लिए बेचता। अब उसकी रोज की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से मैं रोज़ सुबह फूल बेचने के बाद स्कूल जाया करूँगा। ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊँगी काम करने। अब तू जा, पढ़ाई कर। कुछ दिनों बाद उसकी पड़ोसन शकुंतला आती है और अर्जुन की माँ से कहती है, अरे सरला, आज तू काम करने नहीं गई? हाँ, वो अर्जुन अब फूल बेचता है जिससे खाना खर्चा चलने की कमाई हो जाती है, इसलिए वो मुझे अब काम करने जाने ही नहीं देता। अच्छी बात है सरला, तेरा बेटा तेरा इतना ख्याल तो रखता है। एक मेरे बेटे निकम्मे दिन भर बस घर में ही पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते। मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। मेरी तेरे जैसी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। इतना कहकर वो कुछ दूर चलते चलते सोचती है, ये सरला अब मज़े से घर पर रहकर बेटे की कमाई खाएगी और मैं अब भी लोगों के घरों में ही काम करूं। इसका तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात होते ही शकुंतला दवाई लाकर चुपके से सारे पौधों में डाल देती है। अगली सुबह जब अर्जुन देखता है, माँ, ये क्या हो गया? देखो, सारे पौधे खराब हो गए। अब मैं फूल कैसे बेचूंगा? अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ। बेटा अर्जुन, परेशान मत हो। जैसे मैं पहले काम करने जाती थी फिर से काम कर लूँगी, तू चिंता मत कर। इतना कहकर उसकी माँ काम करने चली जाती है। अर्जुन अपने घर के बाहर उदास बैठा होता है। तभी एक बूढ़ी औरत गमले बेचने आती है। अरे बेटा, बहुत अच्छे फूलों वाले पौधे हैं, एक खरीद लो बेटा। दादी, इस एक गमले से अब मेरा क्या होगा? ये देखो, मेरा सारा फूलों का बागीचा खराब हो गया जो मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया था। अरे बेटा, जिस तरह से तुमने पहले एक एक पौधे से अपना बागीचा तैयार किया था, फिर से वही करो। देखो बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मान जाएं। लो, एक पौधा तुम खरीद लो। लेकिन दादी माँ, मेरी माँ घर पे नहीं है और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं कैसे खरीदूं दादी माँ? अच्छा ठीक है, ये लो तुम एक पौधा। अगली बार जब मैं आऊँगी तब तुम मुझे पैसे दे देना। ठीक है बेटा। एक पौधा देकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अर्जुन वो पौधा अपने घर के बाहर लगा देता है। अगली सुबह जब अर्जुन देखता है, माँ, माँ, बाहर आओ माँ, ये देखो। अरे अर्जुन, ये कैसे हो गया? कल तो सारे पौधे खराब हो गए थे। तभी अर्जुन अपनी माँ को बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बताता है। वह दोनों बहुत खुश होते हैं और उन फूलों के पास जाकर देखते हैं। माँ, ये फूल कितना चमक रहा है। ये पौधा तो वही है जो दादी माँ ने दिया था। अरे अर्जुन, ये फूल तो सोने का लगता है। अरे माँ, कहीं ये जादुई सोने का फूल तो नहीं है? शायद इसी फूल की वजह से सारा बगीचा फिर से सही हो गया है। तभी अर्जुन वही सोने का फूल तोड़ता है
और तुरंत ही वहीं पर एक फिर से नया सोने का फूल निकल आता है। अब अर्जुन बहुत खुश होता है। माँ, अब तो आपको कभी काम करने नहीं जाना पड़ेगा। अर्जुन की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं और वह अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक गांव में विजय अपनी पत्नी रेखा और अपनी बेटी मुस्कान के साथ रहता था। विजय बहुत ही गरीब था और इस वजह से वह दूसरों के खेतों में काम किया करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था, उनकी छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखता था। पर गरीब होने की वजह से कभी कभार वह लोगों के लिए सामान ला नहीं पाता था। यह बात उसकी बेटी और उसकी पत्नी अच्छी तरह से समझती थी और इसीलिए वह कभी भी विजय से कुछ भी नहीं कहती थी और खुशी से अपना जीवन जीती थी। एक दिन विजय दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए जा रहा होता है। तभी विजय की बेटी मुस्कान अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं भी आपके साथ खेतों पर चलूंगी। नहीं बेटी, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। तुम्हें खेतों पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस खेलने के लिए जा रही थी, क्योंकि मुझे खेतों पर जाना अच्छा लगता है। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें खेतों पर खेलने के लिए जाना है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। विजय अपनी बेटी मुस्कान को भी खेतों पर ले जाता है। खेतों पर पहुंचकर विजय काम करने लगता है और मुस्कान खेलने लगती है। तभी मुस्कान को एक टोकरी दिखाई देती है और वह उस टोकरी के पास जाकर बैठकर खेलने लगती है। जब शाम को विजय मुस्कान से घर चलने के लिए कहता है तो मुस्कान अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं यह टोकरी घर पर ले चलूं? इस पर विजय मना कर देता है। तभी खेत का मालिक रमेश विजय से कहता है, ले जाने दो इसे, वैसे भी यह टोकरी यहाँ पर बेकार पड़ी है। ले जाने दो अगर इसका मन है। ठीक है मालिक, यदि आप कह रहे हैं तो मैं यह टोकरी ले जाता हूँ। मुस्कान अब उस टोकरी को घर ले आती है और जब भी उसका मन करता वह उस टोकरी के साथ खेला करती। एक दिन मुस्कान टोकरी से खेल रही होती है। तभी उसकी माँ रेखा उसे देखकर कहती है, बेटी मुस्कान, ये टोकरी किसकी है? ये तुम्हें कहाँ से मिली है? माँ, ये टोकरी मुझे खेतों पर पड़ी मिली थी। मालिक ने कहा तुम इसे ले जाओ, तो मैं ये ले आई। तभी वहाँ विजय आता है। हाँ रेखा, मुस्कान सही कह रही है। यह टोकरी वहाँ खेतों के पास ही पड़ी थी, तो मालिक ने मुस्कान को खेलने के लिए दे दिया। अरे वाह, यह टोकरी तो कहीं से भी टूटी नहीं है। क्यों ना मैं इसमें सब्जियां रखा करूं? वैसे भी घर में कोई भी टोकरी नहीं है। अगले दिन शाम को रेखा उस टोकरी में सब्जियां रख देती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रेखा देखती है उसकी टोकरी ढेर सारी सब्जियों से भरी हुई थी। यह देखकर वह विजय को आवाज लगाती है। तभी विजय वहां आकर देखता है। क्या हुआ रेखा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे, हमने तो टोकरी में थोड़ी सी ही सब्जियां रखी थी। ये इतनी सारी सब्जियां कहाँ से आ गईं? ये टोकरी तो एकदम भरी है। हाँ रेखा, ये टोकरी तो सच में पूरी भरी हुई है। इतनी सारी सब्जियां कहाँ से आ गईं इस टोकरी में? तभी टोकरी से आवाज आती है, विजय, रेखा, मैं एक जादुई टोकरी हूँ और मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें हर रोज ढेर सारी सब्जियां दूंगी, जिसे तुम बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर सकोगे। जादुई टोकरी, तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं, फिर तुम खेतों पर इधर उधर क्यों पड़ी थी? वहाँ तुमने किसी को अपनी जादुई शक्तियां नहीं दिखाई? विजय, मैं अपनी शक्तियों से सिर्फ ईमानदार भले इंसान की ही मदद कर सकती हूँ। अगर कोई लालची व्यक्ति मुझसे कुछ भी मांगेगा तो मैं गायब हो जाऊंगी और फिर किसी ईमानदार व्यक्ति के पास पहुँच जाऊंगी। टोकरी की बातें सुनकर विजय और रेखा बहुत खुश होते हैं। अब विजय रोज सुबह बाजार में हरी सब्जियां बेचने लगा और अपने परिवार के साथ खुश रहता। एक दिन खेलते हुए मुस्कान जादुई टोकरी के बारे में अपने साथ खेलते हुए रोहन को बता देती है। शाम को रोहन अपनी माँ से जादुई टोकरी के बारे में बताता है।
अच्छा, तो ये सब तभी इतने मजे से रह रहे हैं। वही मैं सोचूं, कुछ दिन पहले तो ये लोग पाई पाई को तरसते थे, अब ये इतने सुकून से कैसे रह रहे हैं। ये सब उस जादुई टोकरी की वजह से। अगले दिन शारदा जादुई टोकरी की बात पूरे गांव में फैला देती है और यह बात विजय के मालिक, जिनके खेतों में वह काम करता था, उन्हें भी पता चल जाती है। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? विजय के पास एक जादुई टोकरी है। कहीं ऐसा तो नहीं जो टोकरी मेरे खेतों पर पड़ी थी और मैंने उसकी बेटी को दे दी थी, वो टोकरी ही जादुई टोकरी हो? अगर ऐसा है तो वह टोकरी मेरी है, वह मुझे उससे वापस लेना होगा। अगली सुबह सेठ विजय के घर जाता है और विजय से वह टोकरी वापस मांगता है। विजय, मैंने तुम्हारी बेटी को खेलने के लिए जो टोकरी दी थी वह मुझे वापस दो। कल रात मेरे सपने में मेरे पिताजी आए थे और वह कह रहे थे कि वह उनकी खास टोकरी है जिसे मैं अपने घर पर संभाल कर रखूं। लाओ, मेरे पिता की निशानी मुझे वापस दो। विजय ना चाहते हुए भी वह टोकरी सेठ को वापस दे देता है। सेठ टोकरी लेकर अपने घर आ जाता है और बहुत ही खुश होकर टोकरी से कहता है, हा 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 हा, ए जादुई टोकरी, जल्दी से मुझे ढेर सारी दौलत दे दे और मुझे सबसे धनवान बना दे। सेठ के इतना कहते ही वह टोकरी गायब हो जाती है और सेठ देखता ही रह जाता है। मोहन बहुत गरीब पर अच्छे स्वभाव का लड़का था। उसकी माँ टोकरी में सब्जियां लेकर गांव में बेचने जाती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। और मोहन भी अपनी माँ के साथ सब्जियां बेचने गांव में जाता था। एक दिन माँ मोहन से कहती है, बेटा मोहन, सब्जियां खत्म हो गई हैं। खेत से सब्जियां तोड़ ला, फिर उन्हें बाजार में बेचने भी जाना है। ठीक है माँ, मैं सब्जियां तोड़ लाता हूँ। मोहन सब्जियां तोड़ने खेत की तरफ चला जाता है कि तभी उसे एक साधु मिलते हैं। साधु मोहन से कहता है, बेटा सुनो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं, बताइए आपको मुझसे क्या मदद चाहिए। बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरे इस थैले का वजन अधिक होने के कारण मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरे इस थैले को उठाकर मेरी कुटिया तक लेकर चल सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूँ। मोहन साधु के थैले को उनकी कुटिया तक पहुँचा देता है। तभी साधु मोहन से कहते हैं, धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। पर बेटा, तुम कहाँ जा रहे थे? महाराज, मैं खेत में सब्जियां तोड़ने जा रहा था। परंतु बेटा, तुम सब्जियां तोड़कर लाओगे किस में? अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं टोकरी लाना तो भूल ही गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं टोकरी लेने घर वापस गया तो देर हो जाएगी। फिर सब्जियां बेचने किस समय जाऊंगा? लगता है आज भूखे पेट ही रहना पड़ेगा और मेरी वजह से मेरी माँ को भी भूखा रहना पड़ेगा। कितना बेवकूफ हूँ मैं, टोकरी ही लाना भूल गया। मोहन की बात सुन साधु हंसने लगता है, यह सोचकर कि मोहन कितना सीधा और भोला है और अपनी माँ को कितना प्रेम करता है। हा 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 हा। बेटा मोहन, परेशान मत हो, मैं तुम्हें टोकरी दे देता हूँ, ये लो। लेकिन मोहन, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह एक जादुई टोकरी है। इसे हाथ में पकड़कर जो वस्तु तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। परंतु मोहन, एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना। यदि तुम टोकरी से सोना चांदी जैसी चीज मांगोगे तो यह टोकरी गायब हो जाएगी और तुम्हारे पास रखा धन भी गायब हो जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मोहन उस टोकरी को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। मोहन टोकरी पकड़ता और सब्जियों के बारे में सोचता।
और बहुत सारी सब्जियां उसे मिल जाती, जिन्हें वह बाजार में बेच आता और अच्छे पैसे मिल जाते। उन पैसों को वह बचा कर रखता, साथ ही जरूरत की और भी चीजें वह जादुई टोकरी से ले लेता। मोहन का पड़ोसी चंपक देखता है कि मोहन कभी खेत में सब्जियां तोड़ने नहीं जाता है, परंतु सब्जी बेचने रोज जाता है। उसके घर में भी बहुत सारा सामान है। यह सब कैसे? चंपक मोहन और उसकी माँ पर नजर रखने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि मोहन के घर जादुई टोकरी है, जिससे मोहन उससे कुछ भी मांगता है वह उसे मिल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं किसी भी तरह से मोहन की जादुई टोकरी चुरा लूं, तो मैं माला माल हो जाऊंगा। रात में चंपक चुपके से मोहन के घर आकर वह जादुई टोकरी चुराकर अपने घर ले आता है। अब चंपक बहुत खुश होता है। आखिर मुझे जादुई टोकरी मिल ही गई। मोहन तो बेवकूफ था। जादुई टोकरी होने के बावजूद वह सिर्फ सब्जियां मांगकर बेचने जाता था। मैं तो टोकरी से सोना चांदी मांगूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। ए जादुई टोकरी, मुझे खूब सारा सोना दो। चंपक के इतना कहते ही टोकरी गायब हो जाती है। यह देखकर चंपक का सिर चकरा जाता है। हाँ हाँ, अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? टोकरी कहाँ गई? तभी वह देखता है कि टोकरी तो गायब हो ही गई है, साथ में उसके घर का सारा धन भी गायब हो गया है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया? ये सब मेरे लालच का फल है। टोकरी तो गायब हो ही गई, मेरा कमाया हुआ धन भी गायब हो गया।